कार्य करने की क्षमता की बात अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर खैर भौतिकी में जो कार्य की बात करते हैं, तो भौतिकी में कार्य की परिभाषा भी बड़ी अलग होती है। जैसे अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, 3 घंटे तक बैठ करके यहाँ पर बोलना या साढ़े 3 घंटे तक बैठ करके या खड़े रह करके यहाँ पर बोलना, मेरे लिए एक कार्य है ना? ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया कि सुबह साढ़े 4 बजे उठकर 6 बजे से कक्षा लेना मैंने शुरू किया, तो 6 से साढ़े 9 तक कक्षा लेकर बहुत सारा कार्य मेरा हो गया। लेकिन कोई भौतिकी का कोई अगर छात्र होगा, तो वो कहेगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया। क्यों? ये बताइए कि फिजिक्स के हिसाब से, भौतिकी के हिसाब से यहाँ पर 3 घंटे खड़े होकर के बोलते रहना कार्य नहीं कहलाता। कार्य फिर भी 0 कहलाता है, क्यों? हाँ, कुसुम बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई बताइए कि क्यों ऐसा है? हाँ, योगेश आपका भी उत्तर सही है। हाँ, लकी बिल्कुल सही, भानु बिल्कुल सही, प्रियंका बिल्कुल सही, मूलचंद बिल्कुल सही, फैज़ान बिल्कुल सही। हाँ, तो आप लोग सब समझ रहे हैं ना कि कार्य होने के लिए कहा जाता है कि विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा चल फिर रहा होता चारों तरफ, तब फिर शायद आप कहते कि कार्य है। अब उसमें भी विस्थापन 0 हो जाता। मान लीजिए मैं पीछे जाऊँ और पीछे जाकर के वापस आगे आ जाऊँ, तो विस्थापन फिर 0, और विस्थापन के शून्य होते ही आप फिर कहेंगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह से कार्य की जो परिभाषा है वो अलग हो जाती है। लेकिन कार्य करने की, यहाँ पर कार्य जब हम कह रहे हैं, तो अनेक प्रकार के कार्य, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। यानी कि कल रात में क्योंकि मैंने खाना खाया है, इसलिए आज सुबह मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो फिर शायद नहीं बोल पाता। तो इसीलिए कार्य करने की क्षमता के लिए ऊर्जा चाहिए, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब जब हम ऊर्जा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऊर्जा को आखिर हम वर्गीकृत कैसे करते हैं। किस प्रकार से हम ऊर्जा को वर्गीकृत कर सकते हैं, इस बात को सबसे पहले समझें। तो 2 प्रमुख तरीके हैं ऊर्जा को वर्गीकृत करने के। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? ये पहला वर्गीकरण हो गया, और दूसरा वर्गीकरण है पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो इन दोनों वर्गीकरण के तरीकों को हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा किसको कह रहे हैं और गैर नवीकरणीय ऊर्जा किसको कह रहे हैं? नवीकरणीय मतलब क्या? कि जिसका नवीनीकरण हम कर पाए, है ना? जिसका नवीनीकरण करना हमारे लिए संभव है, यानी रिन्यू जिसको कर पाए। तो अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा स्रोत है मेरे पास जिसका नवीनीकरण जिसका नवीनीकरण 100 वर्षों में हो जाएगा, या मान लीजिए चलिए 50 वर्षों में हो जाएगा, कि आज अगर वो लुप्त भी हो गया, तो आज से 50 साल बाद वापस मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो क्या मैं वैसे स्रोत को नवीकरणीय स्रोत कह सकता हूं? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए कमेंट में, मैं देख रहा हूं। तो ज्यादातर लोग, आप लोग कह रहे हैं नहीं कह सकते, है ना? तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नवीकरणीय का मतलब क्या है कि हम अभी उपयोग कर पाए, मतलब अभी समाप्त हो जाए, तो अगले पल हमारे पास वापस से इकट्ठा हो जाए, या फिर कम से कम अगले दिन तक तो हो जाए। 50 साल तक अगर मुझे अगर इंतजार करना पड़ गया, 100 साल तक इंतजार करना पड़ गया, तब शायद एक व्यवहार्य रूप से शायद इसे नवीकरणीय कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हम इसका उपयोग करने के लिए 50 साल तक इंतजार तो नहीं कर सकते। तो इसलिए वैसे में इसको हम लोग कह देंगे कि ये नवीकरणीय नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, तो वैसी ऊर्जा होनी चाहिए जिसको हम बहुत आसानी से जिसका उपयोग कर सकते हैं, और हमारे पास वो बड़े आराम से उपलब्ध होते हैं, और हमेशा जो उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कब हम आखिर कह सकते हैं कि कब नवीकरणीय है और कब गैर नवीकरणीय है। तो एक प्रकार से आप इस तरह से ऐसे कह सकते हैं। एक जो तरीका हो सकता है इसे परिभाषित करने का, वो ये हो सकता है कि यदि आप मान लीजिए कि आपके उपभोग की दर
अगर उपभोग की दर पुनर्स्थापना दर से कम हो। तो अगर पुनर्स्थापन दर से अगर कम होगी उपभोग की दर, तब फिर क्या होगा वैसे में? तो वैसे में ये होगा कि हम आराम से इसका उपयोग लंबे समय तक कर पाएँगे, है ना? क्योंकि आपके आपके उपभोग की या खपत की जो दर है, वो क्या है? वो कम है। यानी मान लीजिए कि आप हर दिन 50 जूल ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन आपके पास हर दिन 75 जूल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो वैसे में आपकी उपभोग की दर जो है, वो पुनर्स्थापन दर से कम है। तो वैसे में इसको हम नवीकरणीय कह सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत इसी तरह से इसको परिभाषित करना हमारे लिए ठीक होगा। या फिर ऐसा कह लीजिए कि ये ऊर्जा के वैसे स्रोत हैं, जो हमारे साथ तब तक रहेंगे जब तक पृथ्वी है। जब तक पृथ्वी नहीं चली जाए, जब तक पृथ्वी की मृत्यु ना हो जाए, तब तक ये हमारे साथ बने रहेंगे। इस प्रकार के जो स्रोत हैं, उनको शायद नवीकरणीय कहना ठीक होगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ईंधन वगैरह हैं। तो सौर ऊर्जा क्या है? अगर सौर ऊर्जा कल बंद हो जाए, तो पृथ्वी पर जीवन आपके हिसाब से कितने दिन रहेगा? पृथ्वी पर जीवन फिर नहीं रहेगा, क्योंकि पादप उसके बाद जीवित नहीं रह पाएँगे। पादप जीवित नहीं रहेंगे, तो बाकी सारे जो जंतु पादपों पे जीवित पर निर्भर हैं, तो वो नहीं रह पाएँगे। तो एक एक ही बार में हम देखेंगे कि पृथ्वी से ज़्यादातर जो प्रजातियाँ हैं जीव-जंतुओं की, वो सब विलुप्त हो जाएँगी। तो इसीलिए सौर ऊर्जा जब समाप्त होगी तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पवन ऊर्जा के साथ भी ऐसा ही है कि पवन ऊर्जा के पीछे के जो कारण हैं, वो कुछ भौगोलिक कारण भी हैं। तो उस प्रकार के जो कारण है, जो भौगोलिक कारण है, अब वो भौगोलिक कारण तो नहीं समाप्त हो सकते। अब जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का घूर्णन है, तो पृथ्वी का घूर्णन भी क्या है? एक प्रकार का एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाली। तो अब पृथ्वी रुक तो नहीं जाएगी। अगर पृथ्वी का घूर्णन रुक गया तो हम लोग तो सब अंतरिक्ष में फेंका जाएँगे। तो ये सारे इसीलिए ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो तब तक रहने वाले हैं जब तक पृथ्वी है। तो या तो आप कहें कि उपभोग दर जो है वो पुनर्स्थापन दर से कम हो, तो वैसे में नवीकरणीय कह सकते हैं, या फिर ये ऐसे स्रोत हैं जो कि हमारे साथ सदैव बने रहेंगे, तो उनको नवीकरणीय ऊर्जा हम कह सकते हैं। इसके साथ-साथ है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। अब गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसे स्रोत हैं, जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उपभोग दर उपभोग दर पुनर्स्थापन दर से अधिक, ठीक है? पुनर्स्थापन दर से अधिक हो, तो वैसे में इसको गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब जैसे कोयला, अगर हम कोयले की बात करें, तो कोयले के बारे में आप क्या जानते हैं? कोयले का उपयोग हमने इतना किया है पिछले 300 वर्षों में केवल, कि लगभग-लगभग कोयला हमने समाप्त कर दिया है। भारत के बारे में ये अनुमान लगाया गया है कि भारत के पास जो कोयला अभी बचा हुआ है, वो अगले 120-130 सालों के लिए काफ़ी है। उसके बाद भारत के पास कोयला बचेगा ही नहीं। और यही हाल विश्व के कई सारे अन्य राष्ट्रों के साथ भी है, कि उनके पास जो कोयला है, उसकी मात्रा सीमित है। और भारत तो अगर यदि हम कोयले की अगर बात करें, तो भारत के पास तो कोयला संसाधन अ, विश्व के सबसे प्रमुख राष्ट्रों में से एक भारत बन जाता है। तो उसके बाद भी हम लोग कह रहे हैं कि भारत के पास केवल 100 अगले 120-130 वर्षों का कोयला बचा हुआ है। उसके पहले हमारे पास ऐसे सारे स्रोत होने चाहिए, जो कोयले को पुनर्स्थापित कर सके, विस्थापित कर सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। और साथ ही साथ सोचिए, बस 300 साल हमें लगे हैं। आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में शायद विश्व इतिहास में पढ़ा होगा, या अभी नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो औद्योगिक क्रांति जब आई विश्व में, तो वहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले कोयले का उपयोग उस समय काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं हो रहा था, उसके पहले भी होता था, लेकिन उस समय इसकी दर बढ़ गई। कोयला और ज़्यादा उपयोग होने लग गया। तो सोचिए, वहाँ से जो कि लगभग 300 साल पहले है, वहाँ से लेकर आज तक हमने कोयला खत्म कर दिया। कोयले को बनने में कितने साल लगते हैं, ये कोई बता सकता है मुझे? कोयला बनने में कितना साल लगता है? कोयले के निर्माण में कितना समय लगता है?
कोई अगर बताए कितने वर्ष लगते हैं आपके हिसाब से? हाँ, दीक्षा आपने सही कहा, मनीषा आपने सही कहा। कई लोग जो लाखों करोड़ों लिख रहे हैं वो भी सही है, गलत तो नहीं है। हाँ, तो लगभग कुल मिलाकर कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इसमें लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष लगे हैं। 30 से 35 करोड़ वर्ष लगे हैं। लगभग 300 मिलियन हम लोग कहते हैं कि 300 मिलियन वर्ष लगे हैं। तो आप सोचिए कि 3 मिलियन कितना होता है? 3 मिलियन मतलब 30 लाख, तो 300 मिलियन मतलब 30 करोड़। तो 30 करोड़ वर्ष लग गए। समझिए 30 लगभग 30 करोड़ वर्ष लगे हैं कोयला कोयले का निर्माण होने में। तो एक तरफ 30 करोड़ वर्ष, दूसरी तरफ 300 वर्ष। तो 300 वर्ष लगे हैं हम लोगों को 30 करोड़ वर्ष के कोयले को समाप्त कर देने में। तो इसीलिए आप सोचिए कि क्यों हम लोग इनको गैर नवीकरणीय कह रहे हैं। वैसा ही पेट्रोलियम के साथ भी है, लगभग 25 करोड़ वर्ष लगे हैं। प्राकृतिक गैस को भी लगभग 25 करोड़ वर्ष लगे हैं और समाप्त होने में तो हमने 300-400 वर्ष में हमने पूरा समाप्ति कर दिया। तो इसीलिए जब हम ऊर्जा का वर्गीकरण करते हैं, तो इस प्रकार से पहला वर्गीकरण का तरीका होता है। अब इसके अलावा एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, और ये है नाभिकीय ऊर्जा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि नाभिकीय ऊर्जा को हम क्या कहें? नाभिकीय ऊर्जा को हम कहें कि ये नवीकरणीय ऊर्जा है या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा है? आपके हिसाब से क्या है और आपके हिसाब से क्यों है? दोनों लिखिए। आपको अगर लगता है कि नवीकरणीय है तो क्यों? आपको लगता है कि गैर नवीकरणीय है तो क्यों? या आपको कुछ और लगता है तो ये भी बताइए। तो कुछ लोग कह रहे हैं, राज आपने कहा है कि गैर नवीकरणीय क्योंकि हमेशा साथ नहीं रहेगा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्योंकि इसमें जो तत्व हैं वो हमेशा पृथ्वी पर प्राप्त नहीं हो पा रहे। ठीक है। संलयन और विखंडन के कारण नवीकरणीय। अच्छा ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक समस्या है और इस समस्या के बारे में हम और अ, अधिक डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा को ना ही पूर्ण रूप से हम नवीकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं और ना ही इसे गैर नवीकरणीय कहना सही होगा, क्योंकि इसके कुछ पहलू हैं जो इसे नवीकरणीय बना देते हैं, इसके कुछ पहलू हैं जो इसे गैर नवीकरणीय बना देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए नाभिकीय ऊर्जा में अगर हम लोग विखंडन, खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। तो विखंडन में हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं आज के दिन में। तो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम तो एक सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। यूरेनियम हमारे साथ हमेशा तो नहीं रहेगा। तो वैसे में अगर हम केवल यूरेनियम के बारे में सोचें तो आप कह सकते हैं कि गैर नवीकरणीय है। लेकिन हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि यूरेनियम का उपयोग छोड़कर हम लोग थोरियम का उपयोग करें, और आगे हमारी कोशिश है कि हम लोग संलयन यानी फ्यूजन की कोशिश करें। तो एक बार संलयन का उपयोग हम लोग करने लग गए तो बड़े आराम से हजारों लाखों वर्ष के लिए हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होगी। तो वैसे में फिर इसको गैर नवीकरणीय कहना गलत है। और अगर मान लीजिए एक विशेष प्रकार का एक रिएक्टर होता है जिसको हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एक तेज प्रजनक रिएक्टर इसको कहते हैं, तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां पर अगर उसका उपयोग हम लोग ठीक से कर पाए तो नाभिकीय ऊर्जा को नवीकरणीय बनाया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे पहलू हैं। इसके कुछ पहलू हैं जो इसे नवीकरणीय बनाते हैं, इसके कुछ पहलू हैं जो इसे गैर नवीकरणीय बनाते हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। अगर मान लीजिए कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में ये आ गया कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो उस प्रश्न का उत्तर ना दें और अगले प्रश्न पर चले जाएं। क्योंकि जिसने भी प्रश्न का सेट किया है, क्या सोचकर सेट किया है ये तो आप नहीं जानते हैं। तो जल्दी से उसको उस प्रश्न का उत्तर मत दीजिए, बाहर आइए और एक आरटीआई दाखिल कर दीजिए कि इसका उत्तर क्या है, आपको बता दिया जाए। क्योंकि
इसको ना नवीकरणीय ठीक से कह सकते हैं, ना इसको गैर नवीकरणीय ठीक से कह सकते हैं। खैर आगे आप इस बात को और बेहतर समझेंगे जब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की चर्चा अलग से शुरू करेंगे। दूसरा तरीका होता है वर्गीकरण करने का, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक कब कहते हैं? पारंपरिक वैसे स्रोत हो गए जिनको हम लोग परंपरागत रूप से उपयोग करते आ रहे हैं, जिनका कई वर्षों से, सौ हजारों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो कम से कम सैकड़ों वर्षों से तो कर ही रहे हैं, अगर हजार से नहीं। तो वैसे में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन की लकड़ी है, भूसा है, ये सारे ऐसे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम कई सालों से करते आ रहे हैं, है ना? सैकड़ों वर्षों से तो कम से कम करते आ रहे हैं। कोयला के बारे में अगर आप जाने, तो औद्योगिक क्रांति के बाद से तो बहुत बड़े पैमाने पर कोयला का उपयोग पूरे विश्व में किया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पहले कोयले का उपयोग नहीं किया जाता था। आप पाएँगे कि अ, कोयले से होने वाले प्रदूषण की समस्या आज नहीं हो रही है। आप चले जाइए 1200-1300 ईस्वी में यूरोप के कुछ ऐसे शासक रहे हैं, जिन्होंने कोयले के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। कोयले को बैन कर दिया था उन्होंने, क्योंकि कोयले से प्रदूषण होता था। तो उनके राज्य में क्योंकि प्रदूषण हो रहा था, तो उन्होंने कोयले को वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1200-1300 शताब्दी की। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कोयला कोई नया स्रोत है और इसकी खोज अभी 200-300 साल पहले ही हुई है। आप पाएँगे कि कोयले के खदान के साक्ष्य चीन में लगभग आज से 3000-4000 साल पहले मिले हैं। तो कोयले के खदान या कोयले की उपयोगिता, कोयले का उपयोग होते हुए हम कब से देख रहे हैं? 3-4 हज़ार वर्षों से देख रहे हैं। भारत में भी इसके साक्ष्य मिले ही हैं। और भारत में इतना कोयला है, वो भी एक कारण है कि क्यों अंग्रेज यहाँ पर आए। अगर कोयला यहाँ पर इतना नहीं होता जितना है, तो शायद स्थिति कुछ अलग हुई होती। शायद अ, जो हमें उपनिवेश देखना पड़ा, जो कॉलोनाइज़ेशन हमें देखना पड़ा, वो शायद नहीं देखना पड़ता। तो कोयला एक बहुत बड़ा कारण रहा है उसका। संसाधन जो भारत के पास है, केवल कोयला ही नहीं, बल्कि बाकी जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका बहुत बड़ा एक कारण रहे। अगर ऐसा कुछ होता नहीं, तो शायद अंग्रेज यहाँ आते नहीं, या बाकी यूरोपीय देश भी जो आए भारत, वो भी नहीं आते। तो पारंपरिक ऐसा हो गया, और गैर पारंपरिक हो गए जो अभी कुछ वर्षों से, मान लीजिए पिछले 3-4 दशकों से जिसको यूज करना हमने शुरू किया है, उसको हम लोग गैर पारंपरिक कह सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये दिखेगा, देखने में ये लगेगा कि सारे जो पारंपरिक स्रोत हैं, वे तो गैर नवीकरणीय स्रोत दिख रहे हैं, और जितने भी गैर पारंपरिक स्रोत हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे शेल गैस के बारे में, हम लोग शेल गैस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कोल बेड मीथेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो शेल गैस है या कोल बेड मीथेन है, ये ऐसे स्रोत हो जाते हैं, ये इस प्रकार के स्रोत हैं जिनको हम कहेंगे कि ये गैर नवीकरणीय भी हैं, ये गैर नवीकरणीय भी हैं, और ये साथ ही साथ गैर पारंपरिक भी हैं। गैर नवीकरणीय भी हैं और गैर पारंपरिक भी हैं, दोनों ये एक साथ हैं। तो इसीलिए ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जितने भी पारंपरिक स्रोत हैं वो गैर नवीकरणीय हो, और जितने भी गैर पारंपरिक स्रोत हैं वो नवीकरणीय हो। ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये तो खैर हो गया वर्गीकरण। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे खंडों में चलते हैं। पहला खंड होगा हमारा, जहां पर हम सारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोयला, पेट्रोलियम, शेल गैस, कोल बेड मीथेन, मीथेन हाइड्रेट, इन सब के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे गैर नवीकरणीय स्रोत हो गए। उसके बाद दूसरे खंड में हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन के बारे में वहां पर पढ़ेंगे। तो वो हमारा दूसरा खंड होगा। और तीसरा खंड हमारा होगा नाभिकीय ऊर्जा। तो तीसरे खंड में हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत,
उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है हमारा, इस प्रकार से इन 3 खंडों में विभाजित रहेगा। तो सबसे पहले जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, वहां से हम लोग शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला स्रोत है कोयला। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कोयला क्या है और कोयले से संबंधित कुछ जो बातें, कुछ जो अवधारणाएं हैं, उनको सबसे पहले हम समझते हैं। तो जहां तक बात कोयले की है, तो ये तो खैर जो कोयला आपको दिख रहा है ये अलग कोयला है, हम लोग दूसरे कोयले के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम कोयले की बात करते हैं तो ये क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो अब जब हम जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं तो कहा क्या जा रहा है कि प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित अवशेष है जो मूल रूप से दलदलों में संगठित था। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो आखिर इस बात को पहले समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है कि ये जीवाश्म ईंधन है, ऐसा जीवाश्म ईंधन जो कि प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित अवशेष है, जो विशेषकर दलदलों से बना होगा या दलदलों में बना होगा। जीवाश्म ईंधन जिसको आप अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ये शब्द आपको कई जगह देखने को मिलेगा, अंग्रेजी में भी फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित अवशेष। तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित अवशेष है। तो जहां तक कोयले के निर्माण की बात हम करते हैं, तो देखा ऐसा गया है और ऐसी हमारी समझ है कि अभी से लगभग 30 साल 30 साल नहीं, 30 करोड़ साल, 35 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा हुआ होगा कि जो वनस्पति दलदली इलाकों में पाए जाते होंगे, ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति किसी कारण से, चाहे वो भौगोलिक कारण रहे हों या फिर हो सकता है भूकंपीय कारण रहे हों, जो भी कारण रहा हो, किसी कारणवश वे धरती के भीतर दबते चले गए। और एक बार जब वो धरती के भीतर दबते चले गए, तब इस इन पर पड़ने वाला ताप और इन पर पड़ने वाला दाब, ये दोनों बढ़ते चला गया। ठीक है, ये बढ़ता गया और ये जब बढ़ता गया, ये जब बहुत ज्यादा था, जब दाब बहुत ज्यादा था और तापमान भी बहुत अधिक था, तो वैसे में उन परिस्थितियों में जो वनस्पति थी, ये वनस्पति अब कोयले में परिवर्तित होने लग गई और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ 30-35 करोड़ वर्ष लगे इस परिवर्तन को पूरा होने में। तो ये कोयले के बारे में, निर्माण के बारे में यही कहा जाता है। तो अरे ये 360 अरब गलत हो जाएगा, 360 मिलियन आप कह सकते हैं। तो ये मिलियन कह लीजिए या फिर 36 से ती 36 से 29 में लिख देता हूँ, 36 से 29 करोड़, अरब नहीं करोड़, 36 से 29 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 36 से 29 करोड़ वर्ष पूर्व ये शुरुआत हुई होगी और विवर्तनिक गतियों के साथ साथ निर्मित गाद और अन्य तलछट धीरे धीरे संगठित हो जाते हैं और जिससे दलदल और पीट बॉग वगैरह अधिक गहराई तक चले जाते हैं और इस गहराई में दबे हुए जो पादप हैं उन पर उच्च ताप और दाब की क्रिया होती है, जिसके कारण वनस्पति में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है और ये कोयले का निर्माण यहाँ से होते हम देखते हैं। तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि जो प्राचीन वनस्पति जो कि दलदलों में पाए जाते होंगे, दलदलों में पाए जाने वाली जो प्राचीन वनस्पति है, ये धीरे धीरे क्या है, ये आ, ये धरती के भीतर ये दब गई, जो भी कारण रहे होंगे उसके कारण। और इसके बाद फिर हम इसके कारण हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर काफी उच्च ताप व दाब
इन पर पड़ता है और जिसके कारण यहाँ से कोयले का निर्माण होता है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा और इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ होगा। अब यहाँ पर ये जो कोयले का निर्माण हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 प्रकार के कोयले का निर्माण हमें देखने को मिलता है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं। अब ये जो चारों प्रकार के कोयले हैं, आप एक बार ध्यान दीजिए कि जो कैसे ये दिख रहे हैं। पहला है पीट, इसको कहते हैं पीट। दूसरा है लिग्नाइट। तीसरा है बिटुमिनस। और चौथा है एंथ्रासाइट। चौथा है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये 4 कोयले के प्रकार हैं। अब आप सबसे पहले पीट को देखिए। पीट में आपको क्या दिख रहा है? पीट में आपको दिखेगा कि ये जो अ, कोयला है, ये आपको दिखेगा कि ये थोड़ी-सी टहनी जैसा दिख रहा है, लकड़ी जैसा दिख रहा है, कोयले जैसा नहीं दिख रहा है। तो जिस प्रकार के कोयले को हम समझते हैं, वैसा कोयला ये नहीं दिख रहा है ना? तो एक किसी टहनी की तरह, एक तने की तरह ये दिख रहा है। तो पीट ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि पीट एक कोयले का ऐसा प्रकार है जो पूर्ण रूप से कोयले में परिवर्तित नहीं हो पाया। इस पर बहुत ज्यादा दाब नहीं पड़ा, इस पर बहुत ज्यादा ताप नहीं दिखा, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से कोयले में परिवर्तित नहीं हो पाया। तो इसलिए ये बिल्कुल अलग सा आपको दिखेगा। इस कोयले को हम इस प्रकार से नहीं समझते। इस प्रकार से हम कोय कोयला जब आप सोचते हैं तो कोयला आप बिल्कुल जैसा बिटुमिनस या एंथ्रासाइट दिख रहा है, आप वो सोचते हैं कि वो है कोयला। तो पीट ऐसा क्यों दिखता है? तो यहाँ पर कोयले में पूर्ण परिवर्तन कोयले में पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। कोयले में पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि कम ताप व दाब इस पर पड़ा होगा। तो इसके कारण पूर्ण परिवर्तन नहीं हो पाया। तो ये पहला है पीट। और इसीलिए आप कई बार देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अगर आप चले जाएं या फिर कोल इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप चले जाएं, तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां पर पीट को वो अलग से लिखते हैं। पीट को वो कोयला मानते भी नहीं है। पीट को कोयला नहीं मानते क्योंकि उद्योगों में पीट का उपयोग नहीं किया जाता। उद्योगों में या तो लिग्नाइट या तो बिटुमिनस का ज्यादा उपयोग किया जाता है या तो फिर एंथ्रासाइट का उपयोग किया जाता है। पीट का उपयोग वहां पर लगभग लगभग नहीं किया जाता। तो इसलिए यहाँ पर समझिए कि पीठ को, इसीलिए आप जाएंगे अगर कोयला मंत्रालय के वेबसाइट वगैरह पे, तो वहां पे देखेंगे कि आपकी पीठ को वो अलग से लिखते हैं और बाकी को कोयला अलग से लिखते हैं। इसके बाद है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट आप देखिए कि भूरे रंग के पत्थर जैसा दिख रहा है ना? भूरे रंग का पत्थर जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कोल कहते हैं अंग्रेजी में। तो भूरा कोयला इसको कह सकते हैं, है ना? भूरा कोयला इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब लिग्नाइट की बात है तो लिग्नाइट भी उतना, इसकी भी दक्षता उतनी नहीं होती जितनी बेहतर दक्षता बिटुमिनस या एंथ्रासाइट की होती है। तो इसलिए इसका भी उपयोग थोड़ा कम ही किया जाता है। तो जहां पर भी इसका उपयोग संभव हो वहां पर हम करते हैं, या जहां पर भी मान लीजिए हमारे पास अ, जहां पर हमारे पास बिटुमिनस उपलब्ध नहीं है या फिर एंथ्रासाइट उपलब्ध नहीं है और लिग्नाइट में हमारे पास अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो वैसे में कई बार हम लोग लिग्नाइट का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन लिग्नाइट को भी तभी हम उपयोग करते हैं जब हमारे पास बिटुमिनस वगैरह कम हो। तो क्योंकि इसकी भी दक्षता उतनी अच्छी नहीं होती, हालांकि पीट जैसी खराब नहीं होती, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी बिटुमिनस या एंथ्रासाइट की होती है। तो और साथ ही साथ लिग्नाइट के बारे में एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये स्वतः प्रवर्तित दहन को भी दर्शाते हैं, यानी जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं।
स्वतः प्रवर्तित दहन। तो स्वतः प्रवर्तित दहन क्या होता है, ये बात आपको पता है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसका मतलब क्या होता है, ये आप कोई बता सकते हैं? जब लिग्नाइट ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हाँ दीपशिका बिल्कुल सही कहा आपने। अपने आप आग लग जाना, आशुतोष बिल्कुल सही बात। संजय आपने भी यही कहा है, बिल्कुल सही। भानु बिल्कुल सही, चंदन बिल्कुल सही। हाँ, तो स्वतः प्रवर्तित दहन का अर्थ क्या होता है कि जहां पर दहन खुद ब खुद होने लग जाए, अपने से होने लगे। तो अपने से दहन कैसे होगा? तो अपने से दहन कई बार क्या होता है कि ये सारे जो कोयले वगैरह हैं, ये क्या है कि बहुत उच्च तापमान पर और बहुत उच्च दाब पर दबे हुए हैं। तो वैसे में ये पहले से ही ऐसी परिस्थिति में है जहां पर बहुत आसानी से इनमें आग लग सकती है। अब वैसे में कई बार क्या होता है कि जब मान लीजिए कहीं पर भी खनन प्रक्रिया हो रही होती है, तो खनन के दौरान ऐसा होना संभव है कि मान लीजिए कि खनन के दौरान ये जो कोयला है, ये अचानक से ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए। तो ऑक्सीजन के संपर्क में अभी तक क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल कटा हुआ था, तो दहन नहीं हो पा रहा था। याद कीजिए कि हमने ऑक्सीडाइज़र की बात की थी कल, है ना? ऑक्सीडाइज़र की बात हमने कल की थी और मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप एक माचिस की तीली भी जला पाते हैं, तो वो आप इसलिए जला पाते हैं क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। तो तो ऑक्सीजन हो या कोई भी ऑक्सीडाइज़र हो, इसका कार्य क्या होता है? दहन में सहायता करना। और उनकी अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं होता है। तो वैसे में यहाँ पर कोयले के साथ भी ऐसा ही कि कोयला क्योंकि दबा हुआ था, लिग्नाइट वगैरह दबा हुआ था और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही लिग्नाइट आता है, वैसे ही हो सकता है कि इसमें दहन अपने आप शुरू हो जाए। इसीलिए इसको स्वतः प्रवर्तित दहन कहा जाता है। तो ये लिग्नाइट में सबसे ज्यादा देखा जाता है। लिग्नाइट में ये समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। उसके बाद फिर है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस को कई बार औद्योगिक कोयला भी कहा जाता है। इसको हम लोग औद्योगिक कोयला भी कहते हैं। तो औद्योगिक कोयला क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा उद्योगों में इसका ही उपयोग किया जाता है। तो आप पाएंगे कि प्रगलन में इसका यूज तो हम लोग करते ही हैं। सबसे ज्यादा हम लोग विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। तो विद्युत उत्पादन में उपयोग कर रहे हैं, प्रगलन में एंथ्रासाइट का भी उपयोग करते हैं, बिटुमिनस का भी करते हैं। इस्पात उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं, लौह उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं और कुछ रसायनों को भी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए बिटुमिनस हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा उद्योगों में यदि किसी कोयले के प्रकार का उपयोग हम देखते हैं, तो वो क्या है? वो बिटुमिनस है। उसके बाद है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका सबसे बेहतरीन कोयला है। यानी ये सारे जो कोयले के प्रकार हैं, उसमें सबसे बेहतरीन दक्षता अगर किसी की है, तो वो एंथ्रासाइट की है। तो एंथ्रासाइट इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उस हिसाब से। भारत के पास बिटुमिनस सबसे अधिक मात्रा में है। भारत के पास बिटुमिनस काफी है, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट वगैरह काफी कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन बिटुमिनस का होना, आप ये बात भी समझिए, मैंने आपको बोला कि चलिए कोयला संसाधन यदि हमारे पास नहीं होता, तो शायद फिर अ, अंग्रेज हमारे पास आते भी नहीं और ये गुलामी जो हमें देखनी पड़ी वो देखनी नहीं पड़ती। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बात है और ये एक अच्छी किस्मत कह लीजिए, इफ अगर और कुछ नहीं तो, कि कोयला हमारे पास है। और भारत के पास जो कोयला है वो विश्व के सबसे प्रमुख राष्ट्रों में से भारत बन जाता है, क्योंकि कोयला हमारे पास है। आप सोचिए कि कोयला अगर हमारे पास नहीं होता, पेट्रोलियम के नहीं होने से कितनी समस्या होती है। आप हर दिन देखते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं। इन सारे राष्ट्रों के साथ हमें एक अच्छा संबंध बना करके रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें कोयले के साथ नहीं, क्योंकि कोयले के खदान तो भारत में जितने हैं, या जितने संसाधन भारत में है कोयले के, उतने तो विश्व के बहुत गिने चुने राष्ट्रों के पास इतना कोयला है। तो ये बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी हमारे लिए रही है कि हमारे पास कम से कम कोयले पर हमें खर्च नहीं करना पड़ता, नहीं तो इसका भी अगर आयात करते हम, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये और बहुत बुरी स्थिति में रहती। ये बहुत ही बुरी स्थिति में रहती, अगर हमारे पास कोयला नहीं होता। तो कोयले का होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहा है और हालाँकि एक तरह से थोड़ा छोटा-सा एक अभिशाप भी रहा है क्योंकि गुलामी भी इसके कारण ही हुई, एक तरह से कह सकते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी कोयले का होना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक बार अगर हम इन चारों को देखें कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट क्या है, तो कार्बन सामग्री पीट में सबसे कम है। आप पाएँगे कि ये 40% से भी कम है। 40% दूसरा किसी रंग से मैं लिख देता हूँ, ये शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा। 40% से कम। 40% से कम। यहाँ पर हम क्या देखते हैं लिग्नाइट में सामान्यतः आप पाएँगे कि ये 40 से 55% के बीच होता है। उसके बाद फिर बिटुमिनस में हम देखते हैं कि 55 से लेकर लगभग 80% तक होता है और एंथ्रासाइट में हम देखते हैं कि 80 से लेकर 95% तक इसमें कार्बन होता है। तो कोयला क्या है? कोयला आप कह सकते हैं कि कार्बन ही है। कार्बन के एक अपरूप की तरह ही आप कह सकते हैं कि ये भी है। तो क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन के साथ कुछ मान लीजिए कि हो सकता है कुछ अपशिष्ट होंगे या कुछ बाकी पदार्थ होंगे जो कि मिले हुए होंगे। तो दक्षता इसीलिए सबसे कम है पीट की, उससे बेहतर है लिग्नाइट, उससे बेहतर है बिटुमिनस और सबसे बेहतर है एंथ्रासाइट। और कहाँ-कहाँ और इसीलिए फिर राख और वाष्पशील सामग्री जो है वो इसकी बिल्कुल विपरीत होगी। तो अति निम्न है अगर दक्षता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाष्पशील पदार्थ और राख वगैरह अधिक मात्रा में है ना? तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल उल्टा होगा तो जितना जितना अधिक कार्बन उतनी बेहतर दक्षता और उतना कम वाष्पशील पदार्थ वगैरह, है ना? अब कहाँ-कहाँ पे ये पाए जाते हैं इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। उपयोग में आप देखिए कि पीट का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं तो कृषि में करते हैं, जल निस्पंदन में करते हैं और फिर या फिर घरेलू ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कृषि में विशेषकर उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन सामग्री होती है, तो इसकी उर्वरकता थोड़ी बेहतर होती है और मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में ये मदद करता है। लिग्नाइट को हम औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए, बिजली उत्पादन के लिए या फिर घरेलू ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। बिटुमिनस को तो औद्योगिक कोयला कहते ही हैं, तो विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है और एंथ्रासाइट को प्रगलन में या फिर ईंधन के रूप में या फिर हीटिंग सिस्टम में भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये अलग-अलग प्रकार के सारे हमारे कोयले हो गए। तो कहाँ पर कोयला भारत में पाया जाता है देख लीजिए ये सारे क्षेत्र हैं। अब इसमें जो ये भाग है, ये जो मध्य भारत का प्रमुख भाग है, ये भाग है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमें बिटुमिनस प्राप्त है। ये वह इलाका है जहाँ पर हमें बिटुमिनस मिलता है। ठीक है? ये वो इलाका है जहाँ पर हमें बिटुमिनस प्राप्त है। उसके बाद फिर इधर का जो यह इलाका है, पूर्वोत्तरी राज्यों का जो इलाका है, यहाँ पर आप पाएँगे कि सबसे अधिक मात्रा में पीट यहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं पर बिटुमिनस है तो वहां पर सिर्फ बिटुमिनस है, कहीं पर पीट है तो वहां पर सिर्फ पीट है, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक मिश्रण ही हमें मिलता है। ठीक है? हमेशा मिश्रण ही एक मिलता है कि जहां जहां पर आप पाएंगे कहीं पर बिटुमिनस ज्यादा है तो वहां पे लिग्नाइट कम है और बाकी कम है, कहीं पर पीट ज्यादा है तो वहां पे बिटुमिनस लिग्नाइट वगैरह कम होंगे। तो ये वाला भाग यहाँ पर पीट है। इसके अलावा कुछ भाग है जहाँ पर हमें लिग्नाइट मिल जाता है, तो राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी यहाँ पर आप देखिए। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान ये कुछ इलाके हो जाते हैं जहाँ पर लिग्नाइट हमें प्राप्त होता है और एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में मिलता है आपको। तो इस इलाके में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर
हमें एंथ्रासाइट है। हालाँकि एंथ्रासाइट बहुत ही कम मात्रा में है, परंतु एंथ्रासाइट वहीं पे पाया जाता है। और बीच के जो सारे राज्य हैं, यहाँ पर बिटुमिनस सबसे अधिक मात्रा में। तो कौन-कौन से राज्य हो गए? इसमें झारखंड सबसे आगे हो गया। झारखंड के बाद फिर है उड़ीसा, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है मध्य प्रदेश। तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख 5 राज्य हैं, जहाँ पर बिटुमिनस पाया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। तो ये सारे राज्य जो हो जाते हैं, ये वाला जो भाग है पूरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि बिटुमिनस सबसे अधिक मात्रा में हमें प्राप्त यहाँ से हो पाता है। ठीक है? तो ये सारी बातें इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैसे कहाँ से हम देख पा रहे हैं। इसमें से सबसे प्रमुख जो राज्य हो जाते हैं, वो हैं ये 3 राज्य। सबसे प्रमुख राज्य जो हैं, वो ये 3 राज्य हैं, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमें जहाँ से कोयला प्राप्त होता है। तो सबसे आगे है झारखंड, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं, कोयले के संदर्भ में। अब इसके बाद है कोल ऐश। तो कोल ऐश यानी जो कोयले के दहन के बाद जो राख प्राप्त होता है, जो राख बच जाता है, उसको हम लोग कोल ऐश कहते हैं। तो ये क्या है? और कोल ऐश को एक बार हम अ, अच्छे से पढ़ते हैं। अभी लगभग क्योंकि समय हो चुका है हमारे ब्रेक लेने का, तो चलिए अभी एक बार ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं और राख क्या होता है, कोल ऐश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और बाकी कुछ-कुछ बातें हैं, जो कि कोयले से संबंधित है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है? तो अभी 7:42 हुए, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलिए 7:57, आज 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए। 7:57 तक वापस आ जाइए और उसके बाद फिर आगे की चर्चा को हम रखते हैं जारी। जो आंसर ना आए तो उस खाली पेज को कट करना होगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, उसको छोड़ सकते हैं।
पूर्णिमा आपने कहा है हमें 2026 में पेपर देना है, तो बता देंगे कि मैं कैसे पढूँ कि 2026 में क्लियर हो जाए? अभी आपको समय कम मिलता है, ये आपने लिखा है। तो आपको अगर 1 घंटा भी मिल रहा है, 1-2 घंटे भी कहीं से भी अगर निकल जाएँ, तो उसका भी आपको उपयोग करना होगा। आपको छुट्टियों का उपयोग करना होगा अपने कॉलेज में से। रविवार का, शनिवार का जब भी छुट्टी आपको मिलती है, उसका उपयोग करना होगा। कॉलेज के बीच में अगर कहीं पर समय मिलता है, तो उसका उपयोग करना होगा। तो ऐसा छोटा-छोटा जो समय है ना ये नहीं सोचना है कि हमेशा 3 घंटा मिले तभी पढ़ सकते हैं या जब 4 घंटा मिले तभी पढ़ सकते हैं। 15 मिनट मिल गए अगर, तो 15 मिनट का उपयोग करना शुरू करना होगा। रिंकी आपने कहा जुलाई से 2024 तक का करंट अफेयर्स काफ़ी है कि नहीं? मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर 1 साल का करंट अफेयर्स कोई कर ले। 2025 में बीए का लास्ट सेमेस्टर रहेगा तो क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं? अलग आपने पूछा है ये। तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप 21 साल के तब तक हो जा रहे हैं तब तक आप बिल्कुल दे सकते हैं। और आप ये होता है कि रिज़ल्ट निकलने के पहले तक आपके पास आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। अगर आपकी डिग्री उस समय आपके पास आ गई है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। काउंटिंग कैसे करें जो स्मॉल वर्ड्स हैं उसको भी काउंट करना है कि नहीं कुसुम आपने पूछा हाँ, उसको भी हम लोग काउंट करते हैं और काउंटिंग जो करते हैं हम लोग एक एक औसत लेते हैं मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक-एक शब्द को गिना जाता है। एक आप अपने 2-3 लाइन को गिन लीजिए, उसका एक औसत ले लीजिए और उसके हिसाब से पूरी गणना हम लोग कर लेते हैं। आपने यूपीएससी की तैयारी की थी। हाँ, यूपीएससी की तैयारी मैंने ज़रूर की है। अब तो ख़ैर 10 साल पहले की बात हो गई और मैथमेटिक्स ऑप्शनल था मेरा। मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ मैंने तैयारी की थी। तो और तो इधर के प्रश्न मैं एक बार देख लूँ जो अभी आपने पूछे हैं। झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में हमेशा आग लगी रहती है। हाँ, ये जो रिंकी आप कह रही हैं बिल्कुल सही है झरिया के बारे में और इस आग का पहली बार पता लगभग 1915-1916 के आसपास पहली बार पता चला था कि वहाँ की खदानों में भीतर में आग लगी हुई है जो कि धीरे-धीरे बढ़ रही है और बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मतलब अगर आप आज भी देखें तो समस्या उतनी ही गंभीर है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो भी सरकार आए, ये सरकार हो, वो सरकार हो, ये पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो, किसी ने भी कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया है। बातें सबने की हैं, चाहे अभी की राज्य सरकार हो, चाहे पहले की राज्य सरकार हो, चाहे अभी की केंद्र सरकार हो या पहले की केंद्र सरकार हो, बात सभी ने की है, कोई ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया है। वहाँ पर से लोगों को विस्थापन करने का कदम उठाना आवश्यक है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वहाँ पर क्योंकि नीचे से धरती खसक जाती है, क्योंकि नीचे जो कोयला है वो राख बन जाता है और उसके कारण धरती जो है वहाँ पर से वो धँस जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएँ हुई हैं,
वहाँ पर के वायुमंडल में जो गैसें हैं वो बहुत ज़हरीली हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कोयले का दहन हो रहा है निरंतर, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता जा रहा है। तो ये भी समस्या है, साथ-साथ कोयले का जो नुकसान हो रहा है वो अलग, कि मतलब लाखों मिलियन टन कोयला वहां पर जल करके राख हो चुका है। लाखों मिलियन टन कोयला बहुत ज्यादा होता है, और उतना कोयला पिछले 100 वर्षों में अ, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इस जिस प्रकार से वहां पर जो आग लगी हुई है। तो इसलिए ये समस्या तो है। समाधान के कई सारे तरीकों की बातें कही हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसी ने कुछ ठोस कदम उठाया नहीं है, बस ठोस कदम उठाने की बातें की गई हैं। पूर्णिमा, आपने पूछा है इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, अगर खपत की तुलना कम है और उसको आगे भी बढ़ाई जा सकती है। आपके प्रश्न को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अगर इसके बारे में पूछ रहे हैं कि संसाधनों के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो बात ये है कि जो भी परंपरागत संसाधन है हमारे, वो थोड़े से सीमित हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है आगे के लिए। कोकिंग कोल क्या होता है? कोकिंग कोल आपने दिनेश पूछा, तो कोकिंग कोल होता है जो अ, विद्युत उत्पादन में जिस कोयले का उपयोग किया जाता है। प्रगलन प्रगलन धातु को प्राप्त करने के लिए प्रगलन का उपयोग हम करते हैं। 2026 में अगर पेपर है, तो अभी से करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। मूलचंद, आपने पूछा है, मुझे प्रत्येक विषय का हर एक टॉपिक समझ में आता है, चाहे जो भी पढ़ रहा हूँ बाद में रिवाइज करूँ, लेकिन याद नहीं रहता। हाँ, देखिए, ये जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है और सबके साथ है ये। तो इसीलिए दोहराने की आवश्यकता पड़ती है, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, और लिख-लिख करके जो मैं अभ्यास करने की बात करता हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। प्राइवेट कॉलेज है, रेगुलर नहीं तो क्या दे सकते हैं? हाँ, जब तक आपके पास डिग्री है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? तो देखिए, सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण शायद मेरा ऑप्शनल रहा होगा। रहा ही है, मतलब पहले, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो मैं मैथ्स ऑप्शनल के साथ पढ़ रहा था। लेकिन वही होता है, आस-पास के आपके लोग होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबने बताया कि मैथ्स मत पढ़ो, मैथ्स मत पढ़ो। तो मैंने फिर मैथ्स ऑप्शनल छोड़ दिया और मैं सोशियोलॉजी पे चला गया। सोशियोलॉजी मैं ठीक से नहीं कर पाया, सोशियोलॉजी में मेरे अंक बहुत कम रहे, और वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया। तो मुझे शायद मैथ्स छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैथ्स ऑप्शन मेरा अच्छा था, और यही कारण भी है कि क्यों मैं विज्ञान पढ़ा पा रहा हूँ आज भी। तो लेकिन उस समय सबकी बात मैंने सुनी, जो कि शायद नहीं सुननी चाहिए थी। मैथ्स ऑप्शन के लिए सजेशन बेहतर होगा कि आप एक बार मेंटरशिप नंबर पे पहले कॉल कर लीजिए, क्योंकि मतलब 2 लाइन में तो क्या ही सजेशन मैं दे पाऊँगा। वहाँ पर आप अच्छे से किसी से पूछ लीजिए। स्ट्रैटेजी के प्रश्न बहुत हैं, मैं उनको थोड़ा-सा कम ही लेना चाहता हूँ। अगर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोग बताइए। ठीक है?
तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात कर रहे हैं राख की। तो अब कोयले की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि कोयले में कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ-साथ हम ये भी जानते हैं कि कार्बन के साथ-साथ कुछ अशुद्धियाँ भी हैं, है ना? कुछ अशुद्धियाँ भी साथ में मिली हुई होती हैं। तो उसके कारण जब कोयले का दहन होता है, तो यहाँ पर से राख भी बहुत निकलती है, ठीक है? कोयले के क दहन के साथ-साथ यहाँ से राख भी बहुत निकलती है और ये राख जो है, ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो 2 प्रकार की विशेषकर हमें ला राख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्लाई ऐश और ये जो दूसरा है, इसको हम लोग कहते हैं बॉटम ऐश। इसको हम लोग कहते हैं बॉटम ऐश। तो फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश, ये 2 प्रकार के यहाँ पर हमें राख देखने को मिलते हैं। फ्लाई ऐश यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल महीन पाउडर से जैसे होते हैं और इसीलिए बहुत हल्के होते हैं। फ्लाई ऐश, फ्लाई मतलब क्या? उड़ना। तो क्यों फ्लाई ऐश कहा गया इसे? क्योंकि ये जो चिमनी वगैरह होती है, उससे बड़े आराम से ये बाहर निकल जाते हैं। मतलब धुएँ के साथ कोयले के धुएँ के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। और इसके कारण जा करके बड़े आराम से आसपास के वातावरण में मिश्रित हो जाते हैं, वायु के साथ मिश्रित हो जाते हैं, मृदा पे जा करके जम जाते हैं, आसपास के जल निकायों पे जाके जम जाते हैं। तो इसीलिए वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा, थल प्रदूषण हो जाएगा, हर प्रकार का प्रदूषण इनके कारण हो जाएगा। तो इनका निपटान करना सबसे महत्वपूर्ण भी है और बहुत कठिन भी हो जाता है हमारे लिए। इसके तुलना में जब हम बॉटम ऐश की बात करते हैं, बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे, नीचे वाले भाग को बॉटम कहते हैं। तो बॉटम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नीचे में जम जाते हैं। ये बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं, कंकड़ जैसे टुकड़े होते हैं, तो ये नीचे में जम जाते हैं, तो इसके कारण इसको बॉटम ऐश कहा गया है। ठीक है? ठीक है? इसीलिए इसको बॉटम ऐश कहा गया है। तो इसीलिए इनको हटा पाना या इनका निपटान कर पाना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। फ्लाई ऐश के साथ समस्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है हमें। तो जब हम ऐश की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग कोयले दहन का अवशेष के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और ये हमारे लिए समस्या क्यों है? क्योंकि पहले तो ये क्योंकि महीन पाउडर से हैं तो इसके कारण जो आप आगे पर्यावरण में पढ़ेंगे पीएम 2.5 और पीएम 10 के बारे में, तो इस प्रकार के कण इसमें होते हैं और इन कणों के होने के कारण हम देखते हैं कि ये जो समस्या यहाँ पर बढ़ती है और इसके कारण ये वायु प्रदूषण इनसे कई बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कई सारे बाकी पदार्थ होते हैं जिसके कारण भी ये काफ़ी हानिकारक हो जाता है। जैसे इसमें सीसा होता है यानी लेड, आर्सेनिक, पारा यानी मर्क्यूरी, कैडमियम, यूरेनियम, ये सारे पदार्थ भी इसमें हो सकते हैं और ये सब के सब जो है आप कह सकते हैं ये सब विषाक्त कहलाएँगे। ये सारे ही विषाक्त कहलाएँगे, सारे ही ज़हरीले कहलाएँगे। तो इसीलिए इन सब के होने के कारण ये जो ऐश है या ये जो राख है, ये काफ़ी खराब हो जाता है। तो इसमें फ्लाई ऐश है और बॉटम ऐश है। तो फ्लाई ऐश बिल्कुल महीन होता है ना? बिल्कुल महीन होता है और इसमें ये सारी सामग्रियाँ इनमें मिली हुई होती हैं और बॉटम ऐश जो है ये थोड़ा खुरदुरा राख के कण ये होते हैं, तो जिसके कारण ये थोड़े बड़े होते हैं और इनका निपटान करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन अब ये जो निपटान और पुनर्चक्रण है, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, विशेषकर जहाँ तक फ्लाई ऐश की बात है। क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में हम कोयले का उपयोग करते हैं, चाहे वो विद्युत उत्पादन के लिए हो, चाहे वो बाकी सारे उद्योगों में हो, तो उसके कारण यहाँ से राख भी जो हमें मिल रही है, बहुत अधिक मात्रा में है। तो उसका या तो निपटान अच्छे से किया जाए या तो इसका पुनर्चक्रण अच्छे से किया जाए। तो 2 में से कुछ एक तो हमें अच्छे तरीके से करना ही होगा। तो वैसे में हम क्या देखते हैं कि निपटान का तरीका क्या है? निपटान के लिए या तो हम भूमि भराव यानी लैंडफिल का उपयोग करते हैं या फिर जो वैसे खदानें हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो परित्यक्त खदानें हैं हमारी, उनका उपयोग कई बार किया जाता है, जिसका जहाँ से खनन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वैसे खदानों का कई बार हम उपयोग करते हैं और वैसी खदानों का उपयोग करके हम वहाँ पर ही ये सारे जो फ्लाई ऐश जो बच जाते हैं, वो सारे फ्लाई ऐश को वहीं पर उसके भीतर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से निपटान करने की कोशिश की जाती है।